नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं वन हेल्थ के बारे में। ये वन हेल्थ क्या है, इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हमें समझनी चाहिए, साथ ही वन हेल्थ के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रयास किया है और भारत के प्रयासों के साथ साथ यह क्यों आवश्यक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका लाभ क्या है। तो कौन कौन सी बातें इसे जोड़ करके देखनी चाहिए। अगर हमारा जो है नेचर है, आप पर्यावरण की बात कर लीजिए, वो हेल्दी रहेगा तो हेल्दी रहने के साथ साथ यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं वो हेल्दी रहेंगे। और जब पशु पक्षी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हम भी हेल्दी रहेंगे। तो यह कुल मिलाकर के इसी अवधारणा पर आधारित है। इसी की बात की जा रही है कि वन हेल्थ और वन हेल्थ की दिशा में भारत के प्रयासों की। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों को देनी है। बीपीएससी के लिए हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुका है। ये फाउंडेशन कोर्स शुरू होने वाला है, ये 4 सितंबर से आप लोगों को दिखाई देगा। और कब, तो 7 PM आप देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है इसकी फ़ी कितनी रखी गई है। तो फ़ी इसकी ओरिजिनली आप देखेंगे 50,000 था, लेकिन अभी ये डिस्काउंट के साथ आप लोगों को 25,000 में मिलेगा। साथ ही साथ EMI की सुविधा है, और फर्स्ट EMI, सेकेंड EMI और थर्ड EMI, इस सुविधा का भी आप लाभ ले सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो आर्थिक तंगी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सुविधा दी गई है कि आप EMI के माध्यम से भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर देखें जो कोर्स है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो 500 से अधिक घंटों की क्लासेज होंगी। क्लासेज के साथ साथ इसकी वैधता 1 वर्ष, अर्थात जब ये कोर्स शुरू होगा, यहाँ पर बताया गया है 4 सितंबर के बाद यह 1 वर्ष तक अनलिमिटेड बार, आप ऐसे भी कह सकते हैं कई बार देखने की सुविधा के साथ आप लोगों को दिया जा रहा है। प्रतिदिन 2 कक्षाएं इसमें आयोजित की जाएंगी, नियमित क्लासेस होंगी और टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ प्रत्येक विषय पर और खंड की भी बात की गई है कि खंड का जो प्रिंटेड नोट्स है, क्लास नोट्स, वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप लोगों को वहाँ से भी हेल्प मिलती रहे। तो ये फाउंडेशन कोर्स है, इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका लाभ आप जल्द से जल्द उठा सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर, जो हमारा कॉलिंग नंबर है 9555 124 124 पर कॉल करके आप उससे संबंधित और जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वन हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन में ये प्रकाशित हुआ है, हाउ वन हेल्थ कैन हेल्प इंडिया रिस्पॉन्ड बेटर टू हेल्थ क्राइसिस। यहाँ पर भारत में जो हेल्थ क्राइसिस देखने को मिलती हैं, या हेल्थ क्राइसिस जब होता है, हमने कोविड-19 के दौरान भारत में हेल्थ क्राइसिस को देखा था और हमने ये महसूस किया था कि हमारे पास एक बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हालांकि उस दौरान बहुत से हम लोगों ने इन क्षेत्रों में बहुत से प्रयास किए और उसका लाभ भी हमें देखने को मिला। इसी से संबंधित बातों को समझने के लिए यहाँ पर देखेंगे, यह क्या है एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, अर्थात एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण या वन हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा सबसे पहले नेचर, यहाँ पर एन की बात हो रही है, इसके साथ साथ जो एनिमल हैं उनकी बात की जा रही है, और यहाँ पर ह्यूमन की बात की जा रही है। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमारा नेचर ठीक है, हमारे आसपास इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन है, तो इससे जो एनिमल हैं और पशु, ये सभी स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके आसपास प्रदूषण है, प्रदूषण युक्त हवा है, वायु या जल की बात कर लीजिए, उसका प्रभाव आपके ही स्वास्थ्य पर नहीं होगा, बल्कि आप जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी देखेंगे। तो इसी की बात की जा रही है। यह दृष्टिकोण किससे अंतर संबंधित है, तो ये अंतर संबंधों को स्वीकार करता है। किसके अंतर संबंधों को, तो जानवरों, मनुष्यों और पर्यावरण के अंतर संबंधों को स्वीकार करता है। ये विचार किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1856 में, जिन्हें आधुनिक रोग विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ विभाजन रेखा, वो कहते हैं कि इन तीनों में कोई विभाजन रेखा नहीं है, अर्थात तीनों कौन, तो पशु, पर्यावरण और मानव चिकित्सा। अगर जो हमारा पर्यावरण है, या फिर ऐसे मान ले कि अगर पशु बीमार होता है तो
कोई कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका प्रभाव यहाँ से यहाँ देखने को मिलता है, अर्थात ये बीमारी पशुओं से या जीव जंतुओं से मानवों में ट्रांसफ़र होती है और मानवों में ट्रांसफ़र होने के साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड होता है। तो ये बातें कही जा रही हैं कि इसमें कोई विभाजन रेखा नहीं है, इनका ये कहना है। इसी से संबंधित बातों को समझने के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है डब्ल्यूएचओ ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं। तो वन हेल्थ पहल जो डब्ल्यूएचओ किया है, इसके तहत कार्य ये किया गया है कि मानव, पशु और पर्यावरण ये सभी स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए डब्ल्यूएचओ ने वन हेल्थ क्वाडी पार्टी के रूप में कार्य किया है। क्वाडी पार्टी का मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वाड क्वाड का मतलब होता है चार। तो चार जैसे इसमें डब्ल्यूएचओ है ही, साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत खाद्य और कृषि संगठन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, साथ ही साथ विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यह भी इसमें शामिल है। इन चारों के द्वारा ये पहल मिलकर के किया गया है। साथ ही अध्ययनों से प्राप्त संकेत यह बताते हैं कि जो संक्रमण उत्पन्न होते हैं या जो संक्रामक रोग हैं, इनके 2/3 से अधिक जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे रोग या ऐसे संक्रमण जो पशुओं से मानवों में फैलते हैं। साथ ही साथ इस अध्ययन के आधार पर ये जो संकल्पना है, वन हेल्थ की संकल्पना और ज़्यादा मजबूत होती है। नए मामले ये बताए जा रहे हैं कि स्थानांतरण संभव है, अर्थात स्थानांतरण का मतलब ये है कि मानव से पशुओं में, पशुओं से मानव में। तो यहाँ जानवरों और मनुष्यों के मध्य इन बीमारियों का जो संक्रमण है, स्थानांतरण है, वो संभव होता है। और इसलिए ये कहा जा रहा है बीमारियों की एक अन्य श्रेणी ये भी बताती है जिसे एंथ्रोपोजूनेटिक संक्रमण। यहाँ पर इसकी बात ये की जा रही है कि एक हमने देखा, जैसे यहाँ पर बात कर लिया जाए कि पशु और इधर मानव, अभी केवल 2 की बात की जा रही है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पशुओं से मानव में फैलती हैं, जिन्हें हम जूनेटिक कह रहे हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मानवों से पशु में फैलती हैं, तो इनको कहा जा रहा है एंथ्रोपोजूनेटिक। और ये संक्रमण मनुष्यों से जानवरों में स्थानांतरित होता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अगर एक को टारगेट करेंगे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हमें इन तीनों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, और जब समग्र दृष्टिकोण अपना करके हम कार्य करेंगे तो इस दिशा में जो ये संक्रमण से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो एक तो ये बात कही जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि भारत के वन हेल्थ दृष्टिकोण के प्रमुख घटक कौन है। डब्ल्यूएचओ ने अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन क्या भारत इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है? तो इसी से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर देख लेते हैं। वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि वन हेल्थ दृष्टिकोण का उपयोग किया जाए और न केवल मानवों को टारगेट करें, बल्कि हम पशुओं को भी टारगेट करें कि वह भी स्वस्थ रहें। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो पालतू पशु के रूप में जो हमारे पास, हमारे आसपास जानवर होते हैं, उनसे संक्रामक बीमारियां या संक्रमण मानवों में नहीं फैलेगा और न ही मानवों से उनमें फैलेगा। जब कोविड-19 हुआ तो इस बात को लेकर के खूब ज़्यादा चर्चा होने लगी कि जो कोविड-19 संक्रमण है, अगर कोई आपका पेट है, जैसे कि पालतू जानवर है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको हुआ है तो उसे भी हो सकता है और फिर समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगर आप लोगों ने साउथ इंडिया की एक मूवी है तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से ये कोविड-19 से पहले है। तो कई बार फिल्में बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं। अब बात ये होता है कि समय रहते उससे सीख लेते हुए हम उस दिशा में कुछ प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां और बहुत से ऐसे ज़ोंबोजी और इस तरह की बहुत सी फ़िल्में आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिमी देशों में बनाई जा चुकी हैं, और एक क्षेत्र विशेष के लोगों को संक्रमण से ग्रसित के रूप में दिखाया गया है। उसके लिए रोकथाम के क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो सब कुछ दिखाया गया है। और वो बातें कोविड-19 के दौरान हमारे सामने रही। हमने ये देखा कि किस तरह से पूरा जीवन, पूरा मानव जीवन एक जगह अस्थायी हो गया था, रुक गया था या स्थिर हो गया था। तो हम उसे सीख लें या नहीं लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि वन हेल्थ दृष्टिकोण का उपयोग करना, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन प्रणाली को दुरुस्त करना, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का विकास जिससे पशु और मानव स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। खास करके इसमें पशु स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो पशुओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके।
इसके साथ साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इस मिशन की शुरुआत अक्टूबर 2021 में किया गया। उद्देश्य क्या है? महामारी को रोकना, और महामारी से ग्रसित जब हम हुए और उसका प्रभाव जब देखा गया तो भारत सरकार और विश्व के अन्य देशों ने इससे संबंधित सीख लेते हुए और अवसंरचना विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अर्थात हेल्थ के क्षेत्र में लगातार प्रयास किया है। भारत ने भी प्रयास किया है। साथ ही इसका उद्देश्य यह भी है कि महामारी को रोकना, और उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और साथ ही साथ उसके खिलाफ हमें प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है, कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। और इसमें उद्देश्य रखा गया है कि हम कमियों को दूर करेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, उन सभी स्वास्थ्य प्रणालियों में जो कमियां हैं हम उन्हें दूर करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ और बातें बताई गई हैं। वन हेल्थ के लिए राष्ट्रीय संस्थान क्या है? इसकी नींव अभी हाल में ही नागपुर में रखा गया है। कार्य क्या है? जितने भी हॉट स्पॉट हैं, जैसे आप देखते हैं कि कोई हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक यहाँ पर मान लीजिए आपने वाईफाई लगा दिया, तो वाईफाई कितने रेंज में काम कर रहा है, इसे हॉट स्पॉट आप एक संदर्भ में कह लेते हैं। अब यही चीज़ सोचिए कि हमारे शहर का कोई एक कोना ऐसा होगा, ये छोटे छोटे आप ऐसे कह सकते हैं, हमारे शहर या देश या राज्य के किसी कोने की बात कर लीजिए, कहीं पर जहाँ पर ऐसा संभव है कि वहाँ साफ सफाई ना हो, बेहतर व्यवस्था ना हो, दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही हो, स्वच्छ वायु ना हो, तो ऐसे हॉट स्पॉट हो सकते हैं। और इस हॉट स्पॉट की अगर हम पहचान कर लें कि यहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उस हॉट स्पॉट को पहचानने के बाद इसका समाधान हम कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी हॉट स्पॉट हैं इससे संबंधित, इनकी पहचान करना, स्थानिक और उभरती हुई जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनके बीमारियों की पहचान करना, प्रसार को जल्द से जल्द रोकने का काम करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ से अगर फैल रहा है तो साथ ही संस्थानों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा जिसके माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जाएगा और आपस में सहयोग करके इसके रोकथाम के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। विशेष बात यह है कि कोविड-19 के दौरान हमने संस्थानों के मजबूत नेटवर्क का विकास किया, और न केवल नेटवर्क का विकास किया, हमने यह भी देखा कि इसमें हम कार्य क्या करेंगे, तो जो रोगजनक कारण हैं उन कारणों की पहचान हमने किया और उस दिशा में प्रयास किया ही जा रहा है। व्यापक हमने परीक्षण करना शुरू कर दिया। साथ ही जो जहाज और विमान के अवशिष्ट जल हैं उनके नमूने हमने लेना शुरू कर दिया। और यह भी कोविड-19 के दौरान देखा गया कि यह ऐसा कहा जा रहा है कि अगर किसी घर में कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वहाँ से नालियों में आने वाला पानी और जो जहाँ पर जाकर के मिल रहा है किसी मुख्य स्रोत नाले में, अगर उसके भी संपर्क में आते हैं तो उससे भी कोविड-19 के खतरे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं इनको ध्यान में रख करके विशेष कार्य ये किया गया कि जो जहाज और विमान हैं उनके अवशिष्ट के नमूने लिए गए, व्यापक परीक्षण किया गया। तो इस दिशा में भारत ने काम किया है और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि मंत्रालयों के बीच हमें समन्वय करना है, अलग अलग मंत्रालय मिलकर के काम करें। किसी मंत्रालय के पास डेटा है, किसी मंत्रालय के पास अर्थात व्यक्तियों का डेटा है, और किसी मंत्रालय के पास उनके बीमारी से संबंधित डेटा है कि ये व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है। तो जब तक अंतर मंत्रालय अर्थात एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक हमारे पास सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा। और यदि सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, हम चाहे कितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, हमारे पास कितना भी बड़ा हॉस्पिटल्स का तंत्र क्यों ना हो, हमारे पास उससे संबंधित अवसंरचना क्यों ना हो, हम उसे रोकने में उतना सफल नहीं हो सकते जितना कि अंतर मंत्रालय कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा और उससे जो हमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मंत्रालयों को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन लाना और वैज्ञानिक सलाहकारों के अधीन ला करके स्वास्थ्य और पशुपालन के साथ साथ वन और जैव प्रौद्योगिकी ओवरलैपिंग जो अधिशेष हैं उनको हम संबोधित करेंगे कि एक मंत्रालय से संबंधित या दूसरे मंत्रालय से संबंधित जो अधिदेश हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो ओवरलैपिंग हो रही है, हम उनका समाधान करेंगे, उनको देखेंगे कि कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। और अगर इनके समन्वय में सुधार होता है, स्वाभाविक सी बात है हमारी तीव्रता बढ़ जाती है, अर्थात किसी भी रोग के निवारण के प्रति या रोकथाम के प्रति। साथ ही साथ
यहाँ पर और बात कर लें तो आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया और इसके माध्यम से इसका कार्य क्या है, तो साझा मंच के तहत लाना। साझा मंच किस लिए, तो जितने भी निजी अस्पताल हैं और क्लिनिक हैं उन सबको एक मंच पर लाना। जो कमज़ोर क्षेत्र हैं उनमें निगरानी हम बढ़ाएंगे। निगरानी बढ़ाने के साथ साथ जो हमारे पास डेटा है सार्वजनिक डोमेन में रखने की सुविधा प्रदान करेगा। और जब सार्वजनिक डोमेन में इससे संबंधित हमारे पास जो डेटा हैं वो आएंगे तो उस डेटा के माध्यम से उस दिशा में हम बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं, अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि वन हेल्थ दृष्टिकोण के संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक समग्र दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण है। अंतर संबंधों को देखना ज़रूरी है और अंतर संबंध जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरा विश्व इस समय समझने की कोशिश कर रहा है कि मानव, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना ज़रूरी है। किसी एक कंपोनेंट को हम टारगेट करके इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। आप किसी न किसी रूप में किसी न किसी पशु या जानवर या प्रकृति के संपर्क में आते ही हैं। अगर आपके आसपास प्रदूषित वायु है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप भी उससे प्रभावित होंगे। उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर होगा ही होगा। जैसे कोविड-19 का ही उदाहरण लिया जाए तो ये कहा गया था, उस समय गाइडलाइन जारी की गई थी कि किसी भी व्यक्ति को खुले में छींकना नहीं है, खांसना नहीं है, थूकना नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो लार्वा होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, जब आप छींकते हैं तो वो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और उस दौरान उधर से कोई व्यक्ति गुजरा तो उस छींक या जो छोटे कण हैं उनके संपर्क में आएगा और संपर्क में आने के बाद वह भी बीमार हो सकता है। आपको नॉर्मल अगर जुकाम भी होता है तो ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति से दूर रहने की कोशिश करें ताकि आप भी इससे संक्रमित न हो। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अंतर संबंधों को देखने में ये सहायक है। साथ ही साथ कौन से अंतर संबंध, तो तीनों की बात की जा रही है। जटिल अंतर संबंधों को समझना जरूरी है। जटिल अंतर संबंध किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। पर्यावरण पर मानव भी निर्भर है और पशु भी निर्भर है। तो और पर्यावरण भी मानव के स्वभाव पर, मानव की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि धीरे धीरे हम पर्यावरण का विनाश करते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो मानव भी स्वस्थ रहेगा और पशु भी स्वस्थ रहेगा। अधिक प्रभावी हस्तक्षेप और समाधान का कारण ये है क्योंकि जब हम इस दिशा में प्रयास करेंगे तो हम एक प्रभावशाली हस्तक्षेप कर रहे हैं जिससे हमारा समाधान और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। रोग का जल्दी पता लगाना, अगर बीमारियों के प्रसार के बारे में हम समझ जाएं कि बीमारियों का प्रसार किस वजह से हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, तो हम उसके प्रसार को तीव्र गति से रोकने में सक्षम होंगे और उसके तीव्र प्रसार को भी रोक सकते हैं। जैसे जब कोविड-19 का ही उदाहरण लिया जाए तो ये हमने देखा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके माध्यम से हम उसे रोक सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग केवल यहाँ पर मानवों के बीच ही नहीं कहा गया था, ये भी कहा गया था कि आप पशुओं से भी बचें, क्योंकि एक पशु कोई पालतू जानवर, जैसा कि मैंने कहा कि अगर व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा था। तो इसलिए बीमारियों के प्रसार को रोकना, महामारी के जोखिम को कम करने में ये सहायक है वन हेल्थ सिस्टम। साथ ही साथ बेहतर रोग की निगरानी हम कर सकते हैं। मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य के संदर्भ में सूचना और संसाधनों को साझा करने में यह सक्षम बनाता है कि एक देश के अंदर कह सकते हैं या बाहर कह सकते हैं। जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो उसके प्रति हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कोविड-19 की ही बात पुनः करूं तो WHO ने उस दौरान इससे संबंधित सही आंकड़े दुनिया के सामने नहीं रखा। उसका परिणाम ये हुआ कि जब तक व्यक्ति समझ पाता तब तक इसका प्रसार विश्व के अलग अलग देशों में हो चुका था। बहुत से लोग इसके संपर्क में आ चुके थे और संपर्क विधि के माध्यम से ही भारत में भी इसका प्रसार हुआ। तो यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि हम इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। सूचना और संसाधनों को समझने में ये सक्षम बनाता है, बेहतर रोग निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराता है, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार को भी प्रेरित करता है कि अगर पशुओं में भी कोई समस्या है तो उसका आप समय पर इलाज करें, समाधान करें ताकि उसका प्रसार मानवों तक न हो। साथ ही पशु स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व की ये पहचान करता है, बेहतर रोग नियंत्रण की दिशा में कार्य करने के लिए बाध्य करता है। जो रोकथाम उपाय
उपाय हैं उनको करने के लिए बाध्य करता है, पशु स्वास्थ्य में इससे सुधार करने के लिए भी ये प्रेरित करता है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ें तो बेहतर पर्यावरण प्रबंधन जब हम करते हैं तो इसकी महत्व की पहचान हम कर पाते हैं कि दरअसल पर्यावरण जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ पर्यावरण रहेगा तभी हमें स्वस्थ ऑक्सीजन मिलेगा और हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो यहाँ पर महत्व पहचानता है, साथ ही ये भी बात कही जा रही है यहाँ पर पहचानना पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में ये प्रयास को बढ़ावा देता है, अधिक टिकाऊ और पर्यावरणीय प्रथाओं को ये जन्म देता है, जिससे हम इस दिशा में न केवल सोचें समझें बल्कि इस दिशा में कार्य भी करें। मानव और पशु स्वास्थ्य दोनों को इससे लाभ होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि ये बातें तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उन चुनौतियों को समझ लेते हैं। मानवीकृत जो तरीके हैं उनका अभाव हमारे पास देखने को मिलता है। मानवीकृत तरीकों की जब हम बात कर रहे हैं तो पशुओं के प्रति, पर्यावरण के प्रति अगर हमारा मानवीय दृष्टिकोण रहा तो न तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे और न ही पशुओं की उपेक्षा करेंगे कि उनमें अगर कोई बीमारी है तो उनकी हम उपेक्षा करें और धीरे धीरे वो फैलता चला जाए। तो यहाँ पर मानकीकृत तरीकों का अभाव देखने को मिलता है। समग्र जो दृष्टिकोण है इससे प्राप्त लाभों की जटिलता को मापने हेतु साथ ही पशु और मानव स्वास्थ्य प्रभावों की प्रकृति के आकलन एक व्यवस्थित पद्धति का अभी भी हमारे पास अभाव है कि कितना जो पर्यावरण प्रदूषित हुआ या पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया उसका प्रभाव न केवल पशुओं पर बल्कि मानवों पर कितना प्रभाव हुआ है। हालांकि हम लगातार आकलन कर रहे हैं कि जो पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया है उससे मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। विश्व के एक देश के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस जलवायु परिवर्तन की वजह से उस देश की राजधानी डूबने लगी और उसे अपनी राजधानी को परिवर्तित करना पड़ा। तो द्वीपीय देशों के सामने पर्यावरण से अगर इसे जोड़ करके देखें तो ये समस्या है। बहरहाल नेतृत्व से संबंधित जो मुद्दे हैं वहाँ पर सहमति का अभाव दिखता है कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और कार्यों का वितरण कैसे किया जाए। तो ये भी हमारे सामने समस्या है। अगर नेतृत्व सही ढंग से किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि हम कार्य करने के लिए तैयार हैं और न केवल तैयार हैं, इस दिशा में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्यावरणीय स्थितियों और अभावों जो आवासों में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, जैसे हम पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। नाश करने का मतलब ये है कि हम धीरे धीरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जो जैव विविधता है उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसकी वजह से जो जानवरों के आवास हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और जैसे जैसे जानवरों के आवास को हम खत्म करते जा रहे हैं, जानवरों का प्रवेश मानवीय जो बस्तियां हैं, जो मानव बस्तियां हैं वहां पर हो रहा है। आप केरल में देख लीजिए, एक हाथी को कुछ लोगों ने जो पटाखे हैं वो एक किसी चीज़ में लपेट करके खिला दिया गया था, जिससे उसके बाद में आगे चल करके मौत हो गई। मानव और पशु संघर्ष इससे बढ़ रहा है। जो चीता या अन्य जो जानवर हैं जो अटैक करते हैं वो धीरे धीरे अब मानव बस्तियों में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार पशु हिंसक होते जा रहे हैं। ये प्रभाव हमारे सामने है क्योंकि धीरे धीरे हमने वनों को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनके आवास का विनाश हुआ और फिर यह मानव पशु संघर्ष ये लगातार बढ़ता गया। बीमारियों के फैलने के नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं जब हम आवासों को नष्ट करते जा रहे हैं। साथ ही वैश्वीकरण की बात किया जाए तो वैश्वीकरण से जो पशु उत्पाद हैं उनकी आवाजाही एक देश से दूसरे देश में बढ़ी है। भारत से कहा जाए तो मीट, बीफ इसका निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है। लगातार आप पढ़ते हैं कि जो रेड एयर जो कछुए हैं या अलग अलग प्रजातियां हैं उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। तो इस ट्रैफिकिंग से एक देश में जो बीमारी है वो बीमारी दूसरे देश में फैलती है और इस तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं होती हैं, व्यापार होता है और इन सब की वजह से खतरों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि क्या हम इसे खत्म कर देना चाहिए? कहने का मतलब ये है कि क्या हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें ही नहीं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो लेकिन मानक स्थापित होना चाहिए। यहाँ पर सुझाव ये है कि भारत कई जेनेटिक रोगों का मुकाबला किया है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए
मजबूत एक संस्थागत नेटवर्क की आवश्यकता है। जैसे बायोमेडिकल अनुसंधान के क्षेत्र में वन हेल्थ दृष्टिकोण का नेतृत्व और संचालन के लिए हमें एक नेटवर्क की स्थापना करना चाहिए और उसकी आवश्यकता है। डेटाबेस और मॉडल विकसित करना चाहिए। डेटाबेस किससे संबंधित? तो वन हेल्थ साइंस से संबंधित, पारिस्थितिकी जो विद हैं उनसे संबंधित, ताकि हम उनके विचारों को समझ सकें, उनके द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें। जीव विज्ञानी और महामारी जो विशेषज्ञ हैं उन सब का हमें सहयोग लेना चाहिए। अन्य जो वैज्ञानिक हैं उनके समेकित दृष्टिकोण को हमें अपनाने की आवश्यकता है। जैसे ब्रटलैंड कमीशन जो स्थापित किया गया था, जो गठित किया गया था, ब्रटलैंड कमीशन ने एक बहुत बड़ी संकल्पना दी थी जिसे सतत विकास कहते हैं, और सतत विकास आज हमारे सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है, अर्थात उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो वो जो उस समय बताया गया था उसको लेकर के आज तक चर्चा हो रही है। कॉप होता है, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, लेकिन क्या विश्व के सभी देश इस दिशा में सही कदम उठा रहे हैं, सही दिशा में कार्य कर रहे हैं? सभी देश सभी तरह के कदमों को नहीं उठा रहे हैं, इस समस्या के समाधान के लिए बराबर प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब बराबर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा करने की आवश्यकता है, एक डेटाबेस, एक मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि इनके हम जानकारी का लाभ ले सकें। इससे संबंधित बातों को समझने के साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो इससे संबंधित ड्राइवर हैं, अर्थात इस बीमारी को फैलाने वाले ड्राइवर हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा, और उनको समझने के साथ साथ स्वास्थ्य के खतरे को जो बढ़ाते हैं उनका समाधान करना होगा। जो प्रभावशीलता को अनुकूलित करने की बात है, यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की जो प्रभावशीलता है उनको अनुकूलित करने की ज़रूरत है। इसके अनुकूल अर्थात वन हेल्थ के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। बहुविषयक और बहुसंस्थागत जो संयुक्त योजना है उनका कार्यान्वयन होना चाहिए। बहुविषयक मतलब अलग अलग क्षेत्रों में सोचना, बहुसंस्थागत अर्थात अलग अलग संस्थाओं के समन्वित दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत है। साथ ही इसी से संबंधित कुछ और बातों को देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक क्या है और वो जो सूचकांक है वो क्या बताता है। तो ये सूचकांक वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक का एक उपकरण है। कार्य क्या करता है? क्षमता के आकलन हेतु विकसित कर किया गया है। किसके क्षमता के आकलन के लिए? तो देशों की तैयारियां क्या हैं वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में, उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है आपात स्थितियों में यह किस तरह से प्रतिक्रिया देता है, इसके विकास की बात किया जाए तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के द्वारा, साथ ही साथ जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी इसके द्वारा, इन सब के समन्वित विकास से इसका विकास किया गया है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक। सूचकांक का मतलब क्या होता है? सूचकांक का मतलब होता है परिवर्तन को मापना। परिवर्तन कैसा? सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो इस सूचकांक में किसी देश का जो स्वास्थ्य संरचना है उसमें, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो देश प्रयास कर रहा है वो कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, किस देश से पीछे जा रहा है, हम इसका आकलन कर लेते हैं। तो इनके द्वारा विकास किया गया है और इस सूचकांक के 6 श्रेणियां हैं। 6 श्रेणियों में तैयारियों के ये स्तर को आधार बनाता है। भारत की बात की जाए तो भारत की जो रैंकिंग है इस सूचकांक में 195 देशों में, आप यहाँ देखेंगे रैंकिंग 195 देशों में भारत का 66वां स्थान है। अब इसमें जो रैंकिंग का निर्धारण होता है, रोकथाम की दिशा में कितने प्रयास किए गए, पता लगाना और रिपोर्टिंग करने में कितने सक्षम हैं, जो त्वरित प्रतिक्रिया है वो कितनी बढ़िया है, साथ ही स्वास्थ्य प्रणाली कितनी बेहतर है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड जो WHO के द्वारा निर्धारित किए गए हैं क्या हम उसका अनुपालन कर रहे हैं, और जोखिम का माहौल कितना है, इन सभी आधारों पर इसका निर्धारण होता है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम लोगों ने देखा, समझा। मेंस में अगर इससे संबंधित वन हेल्थ से संबंधित प्रश्न आता है तो मुझे उम्मीद है इस लेक्चर को देखने के बाद निसंदेह आप करने की स्थिति में होंगी। उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को और चुनौतियों को भी समझने में आप सक्षम होंगे। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।